हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने परिवार बीएससी विजन में। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से आपकी स्टडी जारी रही होगी। चलेगा, शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। और जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास का शुभारंभ अपन एक मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं, जो कि आपको ऊर्जावान बनाता है, आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाता है। कि कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं एक नई मंजिल के लिए। ये तो अभी एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो चलेगा, इसी मोटिवेशन कोट के साथ आज की क्लास का अपन शुभारंभ करते हैं। और आज की क्लास में मेरे भाई अपन पढ़ने वाले हैं वैद्युत चतुर्ध्रुव आगुण। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यार यहाँ पे पूरा बोर्ड भरा हुआ है, मतलब या तो फटा दिया गया है या वैद्युत चतुर्ध्रुव आगुण सर को खुद को नहीं आता है, इसलिए ऊपर ऊपर तरीके से लिख दिया गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वैद्युत चतुर्ध्रुव आगुण का मैंने एक लेक्चर शूट किया और दुर्भाग्यवश रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई, यानी रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट किया होगा और टाइटल वगैरह बोलते ही अपने आप रिकॉर्डिंग कट हो गई, और कट होने की वजह से और पूरा लेक्चर वो खलास हो गया। तो मेरे भाई दोबारा से मेरे को बताना पड़ेगा। ये देखो लास्ट रिजल्ट है, यही लास्ट रिजल्ट अपन निकालेंगे। लेकिन आज की क्लास में मैं ना केवल आपको वैद्युत चतुर्ध्रुव आगुण पढ़ा के और बाय बाय टाटा करूंगा, बाकी अपन को बहुत कुछ चीजें आज की क्लास में पढ़ने हैं, जाननी है। क्यों? क्योंकि भाई अभी 3 दिनों से क्लासेस हो नहीं रही हैं, और अगर 3 दिनों से क्लासेस नहीं हो रही हैं तो फिर इसका मतलब तो कोर्स कैसे हो पाएगा? कोर्स, ठीक है, एक मिनट। हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से वॉइस अभी क्लियर होगी। वॉइस क्लियर होनी चाहिए, कभी कभार वॉइस भी कट हो जाती है तो वो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरे ख्याल से वॉइस क्लियर आ पा रही होगी। चलेगा, बात करते हैं वैद्युत चतुर्ध्रुव आगुण की। वैद्युत चतुर्ध्रुव आगुण होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। क्या चीज है, क्या वो वैल्यू है, या इसमें अपन को कैलकुलेट क्या करना है, उसके बारे में सबसे पहले अपन जानते हैं। तो वैद्युत चतुर्ध्रुव आगुण की जब भी अपने पास बात आए, वैद्युत चतुर्ध्रुव आगुण जब आप पढ़ने जाओ, तो एक माइंड में सवाल होना चाहिए, या फिर माइंड आपका बोलना चाहिए, बोले इसमें एक न्यूक्लियस होगा, ये वाला एकदम झक्कास न्यूक्लियस। बोले सर यहाँ पे तो सेव बना रखा है। नहीं भाई, ये आपका एक न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस आप सभी को पता होगा, न्यूक्लियस छोटे छोटे आयतन अल्फांश से मिलकर के बना होगा। एक कोई सा भी एक छोटा सा आयतन अल्फांश इसमें मानेंगे, उस आयतन अल्फांश के कारण विभव की गणना करेंगे कि उस आयतन अल्फांश के कारण अपने इस न्यूक्लियस में विभव कितना आता है। वो विभव फिर उसी को आधार मान के, भाई इसी प्रकार के सारे आयतन अल्फांश होंगे न्यूक्लियस में, इसी प्रकार के सारे आयतन अल्फांश होंगे, उन सभी आयतन अल्फांशों के कारण टोटल कितना विभव आना है अपने नाभिक में, आयतन अल्फांश के कारण टोटल कितना विभव आना है, बस वही चीज अपन को कैलकुलेट करनी है। तो मेरे भाई आ जाओ, चलेगा, समझते हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में मैं एक आयतन अल्फांश मान रहा हूं, और कलर चेंज कर देता हूं ताकि थोड़ा विजिबल अच्छे से हो पाए। मैं ये एक आयतन अल्फांश ले रहा हूं, बहुत ही प्यारा सा आयतन अल्फांश, एक छोटा सा आयतन अल्फांश, और इन्हीं छोटे छोटे आयतन अल्फांशों से मिलकर के और अपना पूरा न्यूक्लियस बना हुआ है। और इस न्यूक्लियस में जो धनावेश है वो प्रेजेंट है। अपने पूरे न्यूक्लियस में जो धनावेश है वो तो आप सभी को पता है, धनावेश तो होगा ही। और धनावेश है भी कैसा, सतत रूप से प्रेजेंट है, मतलब हर जगह धनावेश का मान सम्मान है। ऐसा नहीं है बोले कोणों पे धनावेश ज्यादा हो गया, केंद्र में कम हो गया, वगैरह वगैरह, वो वाला नहीं है। धनावेश का वितरण सम्मान है, सतत है। जितना धनावेश इधर होगा उतना इधर होगा, हर एक पॉइंट पे धनावेश समान रूप से वितरित है। धनावेश का वितरण सतत है। एक आयतन अल्फांश मैंने माना है, और मैं मान लेता हूं कि ये कोई केंद्र बिंदु है, और उस केंद्र बिंदु को मैंने उस पॉइंट को नाम दे दिया O। इस पॉइंट से अपने ये जो आयतन अल्फांश है इसकी दूरी है वो स्मॉल r है। इस पॉइंट से इसकी जो दूरी है वो स्मॉल r है। यहाँ पे अपने न्यूक्लियस के बाहर कोई पॉइंट P है, और इस पॉइंट से और O पॉइंट की जो दूरी है वो कैपिटल R मैं ले रहा हूं। और इस अल्फांश से जो आयतन अल्फांश अपन ने माना और उससे जो दूरी है वो स्मॉल a में ले रहा हूं। और इन दोनों
दोनों पॉइंटों के बीच में आपने जो स्मॉल आर और कैपिटल आर माना, इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो कोण है वो एंगल है वो थीटा है। और अब आपको यहाँ पे आयतन अल्फांस यानी आपको यहाँ पे विभव का कैलकुलेशन करना है। कैसे करना है? सब कुछ चीजें संयम के साथ रहना, संयम के साथ बैठे रहना, सब कुछ चीजें आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाने वाली है। सुनना ध्यान से, ये एक आयतन, मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, अभी ध्यान से सुनना। पूरा का पूरा मामला है ना वो अपने इस नाभिक में छिपा हुआ है। पूरा का पूरा मामला इस डायग्राम से क्लियर होने वाला है। आप जितनी थ्योरी बनाने वाले हो, आप जितने पोर्शन यहाँ पे लिखने वाले हो, आप जो भी कुछ करने वाले हो, सब कुछ चीजें इसी डायग्राम से क्लियर हो जाएंगी। कुछ भी नहीं करना भाई, आपको कुछ भी नहीं करना। एक डायग्राम अगर आपको क्लियर होगा तो वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण, जो कि मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को अक्सर ये समझ में नहीं आने वाला, वो आप चुटकियों में सोल्व कर रहे होंगे, चुटकियों में सोल्व कर रहे होंगे। ये आप अंत तक जानोगे। अभी बोल रहे होंगे बोले सर थोड़ा बहुत हाँ छड़ाने का, चंग पे छड़ाने का काम तो है ही आपका, तो छड़ा रहे होंगे, लेकिन आपको अंत तक तो पता चल ही जाएगा। ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में मैंने क्या कहा कि आप सभी को पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है, तो मतलब कंप्लीट चार्ज अपने पास पॉजिटिव निकल करके आता है। तो वही पॉजिटिव चार्ज अपने न्यूक्लियस में है, जो कि सतत रूप से यानी समान रूप से हर जगह पे वो समान रूप से वितरित है। तो अपन ने सारे में पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। बाद में मैंने क्या किया, इसी नाभिक में एक छोटा सा आयतन अल्फांस ले लिया, टिमकिया सा एकदम पॉइंट। मैंने इसको जूम आउट किया तो कुछ इस प्रकार से नजर आया। ये छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन अपन को एक आयतन अल्फांस वाले से नजर तो नहीं आया ये पॉइंट, ये कोई आयतन अल्फांस है। मतलब आयतन का मतलब वॉल्यूम तो 3 डायमेंशन में दिखाओ ना इसको अच्छे से। तो तभी मैंने उसको क्या किया, जूम किया, उस पॉइंट को क्या किया, जूम किया, और जूम करके उसको इस प्रकार से बना दिया। जूम करके इसी प्रकार के सारे छोटे छोटे आयतन अल्फांस मिलकर के और पूरे न्यूक्लियस का अपना निर्माण कर रहे होंगे। मैं बोल रहा हूं इस न्यूक्लियस में अपने नाभिक का जो केंद्र पॉइंट है उसको मैंने मान लिया O। O से इस अल्फांस की दूरी है वो स्मॉल r है। इस O से इस अल्फांस की जो दूरी, जो आयतन अल्फांस आपने माना, उसकी जो दूरी है वो स्मॉल r है। और इस नाभिक के बाहर अपने कोई भी एक पॉइंट मान लिया, स्वेच्छा से मान लिया, और वो पॉइंट मैंने नाम दे दिया P। उस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने P। और उस पॉइंट को नाम P देने से क्या हुआ, प्रेशर आंधी आ गई, वो मतलब मैं आ गया, बादल गरजने लग गए, तो वो नहीं हुआ भाई। उस पॉइंट को नाम देने के बाद अपन ने देखा कि अल्फांस से जो दूरी है उस पॉइंट की वो स्मॉल a है। बोले सर कहां से देखा? मान लिया मैंने कि स्मॉल a है। मैथ में माना जाता है भाई, माना जाता है, फिजिक्स में माना जाता है, और बिना मैथ के फिजिक्स कुछ नहीं है, इसलिए मैंने मान लिया कि ये स्मॉल a है। फिर इस पॉइंट P से O के बीच की दूरी कैपिटल R है, ये भी मैंने स्वेच्छा से मान लिया। अब मैंने करना क्या है? तो करना कुछ ही नहीं है, इस अल्फांस के कारण कितना विभव आ रहा है वो सर सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, बाकी बाद में जानेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। और टोटली रिजल्ट का आप सबको पता होगा, अपन को इस पूरे न्यूक्लियस के कारण कितना विभव आना है वो कैलकुलेट करना। अब सुनना ध्यान से, इस अल्फांस का जो वॉल्यूम है, इस अल्फांस का, क्योंकि बाद में आपको ये दिक्कत करेगा, तो इसका जो आयतन है वो मैं आपको बता देता हूं। इस अल्फांस का आयतन है वो है d2। अपन dv भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे बुक वाले ने d2 ले रखा है तो कंफ्यूजन नहीं होना है, d2 अपन यहाँ पे मान लेते हैं, क्या ही दिक्कत। और आयतन इसका d2 है। इस पर आयतन d2 होने के साथ साथ सर आवेश होगा, और आवेश क्यों होता है? वैसे एक्चुअली में आवेश क्यों होता है, तो मैं संपूर्ण नाभिक के कारण जो आवेश होगा वो होगा ना क्यों। अपन तो एक पॉइंट ले रहे हैं, अपन तो उसमें एक पॉइंट ले रहे हैं, तो उस अल्फांस का जो आवेश हो गया वो हो गया dq। अब सबसे पहली बात अपन इसकी एक हिंदी लिख लेते हैं। हिंदी किस काम की होगी सर? थोड़ा बहुत डेमो के लिए, डेमो इंप्रेशन झाड़ने के लिए, एग्जामिनर से चेक करे तो हाँ बच्चे ने कुछ लिखा है उसके लिए। बाकी हिंदी में अपना कोई रोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। अपन ने अगर डायग्राम बनाया है तो उसे एक्सप्लेन करना थोड़ा जरूरी है। तो एक्सप्लेन क्या करना है कि माना नाभिक में कोई एक आयतन अल्फांस स्थित है, लिख लो भाई मेरे साथ साथ लिखो। माना नाभिक में एक आयतन अल्फांस स्थित है, एक आयतन अल्फांस स्थित है,
अल्पांश स्थित है। ये आपका नाभिक है और नाभिक में एक आयतन अल्पांश स्थित है जिसकी बिंदु O से दूरी, जिसकी बिंदु O से जो दूरी है, दूरी स्मॉल r तथा बिंदु P से दूरी कितनी है मेरे भाई, स्मॉल a है। बिंदु O व P के बीच की दूरी कैपिटल R है। बिंदु O व नाभिक में जो धनावेश है वो सतत रूप से वितरित है, ये भी लिख दो। नाभिक में धनावेश सतत रूप से वितरित है। नाभिक में जो धनावेश है ना आपका, वो क्या है, सतत रूप से, यानी सभी जगह पे समान रूप से वितरित है। और क्या करें इसमें, और क्या है, और इसका जो अपन यहाँ पे आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा लगाएंगे तो इस अल्पांश के कारण जो आयतन आवेश घनत्व होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल r पे डिपेंडेंट होगा, यानी तथा जो आयतन आवेश घनत्व होगा तथा आयतन आवेश घनत्व स्मॉल r पर निर्भर करता है। ये जो इसके कारण अपन इस अल्पांश के कारण अभी आयतन आवेश घनत्व निकालेंगे वो स्मॉल r पर निर्भर करता है। और आयतन आवेश जो घनत्व होता है वो रो होता है, जो रो क्या कर रहा है, r पे डिपेंडेंट हो रहा है, जो इस चीज को दर्शा रहा है। ये अपन ने ये जो डायग्राम बनाया उसके माध्यम से सब कुछ लिख दिया है, बाकी आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब क्या करें सर, बस इस थ्योरी को आपने लिख लिया होगा, अब इसको मिटा देते हैं और अब मेन कंसेप्ट को समझना और फिर लिखना भाई। अब साथ लिखने का जो काम है, धंधा है, उसको छोड़ दो भाई और थोड़ी देर समझ लेना संयम के साथ। अगर आप बड़े शिद्दत के साथ समझोगे तो वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण में बल्ले बल्ले है। अगर कहीं पे आपने छोड़ दिया, कोई पॉइंट छोड़ दिया तो फिर लटके रह जाओगे, कोई मतलब उसका निकलने वाला नहीं है। देखो सबसे पहले अपन वही निकालते हैं, आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा लगा देते हैं। अल्पांश के कारण जो आयतन आवेश घनत्व है वो निकालते हैं। तो आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा से इस अल्पांश के कारण निकाल रहे हैं मेरे भाई। जो भी सारा काम अभी अपन जो भी सारा काम कर रहे हैं ना वो इस अल्पांश के कारण कर रहे हैं। आपका आयतन आवेश घनत्व निकालोगे या फिर आप विभव का कैलकुलेट करोगे तो इस आयतन आवेश घनत्व या अल्पांश के कारण सारा काम होने वाला है। वो आपका जो रो का वैल्यू आप निकालोगे, डीवी का वैल्यू जो आप निकालोगे, वो सारा का सारा इस अल्पांश के कारण निकालेंगे। अभी मैं पूरे न्यूक्लियस के ऊपर नहीं जा रहा, अभी एक इस पॉइंट के लिए निकालेंगे और इस पॉइंट के बेसिस पे फिर अपन कंप्लीट का निकाल लेंगे इंटीग्रेशन करके, उसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। अब देखना, तो मैं क्या बोल रहा हूं, आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा से सबसे पहले एक बात मेरे को आप बताओ, आयतन आवेश घनत्व होता क्या है? आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? सबसे पहले बात ये बताओ मेरे को, आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? देखिए आपको आता कितना, मेरे को एक बात बताओ, आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? मैं जिसको रो से डिफाइन करते हैं और 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूं, बताना। एक आवेश बटावा आयतन, दूसरा है आयतन बटे हुए आवेश, तीसरा है मास बटे हुए वॉल्यूम यानी द्रव्यमान बटे हुए आयतन, और चौथा है नन ऑफ दीज। बताओ चारों ऑप्शन में इसमें कौन सा होगा आपका आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, उसका फॉर्मूला क्या बोलता है? आयतन आवेश घनत्व मैं बात कर रहा हूं रो की, और इस रो का वैल्यू मेरे को बताओ। आवेश बटावा आयतन होता है, आयतन बटे हुए आवेश होता है, द्रव्यमान बटे हुए आयतन होता है, या नन ऑफ दीज होता है? बताओ जल्दी से, फटाक से देखिए, क्लिक करो और कमेंट में आंसर आना चाहिए। प्रीमायर चल रहा है, मैं देख रहा हूं, प्रीमायर चल रहा है, मैं देख रहा हूं आपकी क्लास को, देखिए किसका आंसर आ रहा है मेरे भाई। किन किन का आंसर ये वाला आया? किन किन का आंसर ये वाला आया? पहले ये बताओ, जिन भी भाइयों का आंसर ये वाला आया है उनके लिए मैं एक इनाम देना चाहता हूं, और उनके लिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जिनका आंसर भी आयतन आवेश घनत्व में ये वाला आया है तो उनके लिए एक शब्द बोलना चाहूंगा मैं, और वो सुनने के लिए अपने कानों को खोल के रखना। छी, इतना गंदा आंसर दिया आपने भाई, ये मास बटे हुए वॉल्यूम कैसे होगा? हाँ मैं मान सकता हूं इन दोनों में कुछ बच्चों के कंफ्यूज होगा, वॉल्यूम बटे हुए आवेश या फिर आवेश बटा हुआ वॉल्यूम।
कौन सा होगा? तो मेरे भाई आयतन आवेश घनत्व होता है चार्ज बटे हुए वॉल्यूम। इस बात का ध्यान रखना, चार्ज बटे हुए वॉल्यूम होता है, ना कि वॉल्यूम बटे हुए चार्ज। और नन ऑफ दीस दोनों कट हो गए। और इन वालों के लिए मैं एक ही शब्द बोला था, छी, इतना गंदा आंसर, पागल हो क्या? आयतन आवेश घनत्व की बात कर रहे हैं, मास तो आना ही नहीं चाहिए, मास तो आना ही नहीं चाहिए था। आयतन और आवेश की बात चल रही है, वहां पे मास क्यों आएगा भाई? मैंने शब्द में लिखा है आयतन आवेश घनत्व और पूछा है घनत्व, तो आयतन और आवेश के बीच बात चलेगी। अब हाँ, कुछ बच्चे हो सकता है वॉल्यूम को ऊपर टिका दें, वो भी मत टिकाना। मैं क्या बोल रहा हूँ, आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा से जो रो होगा वो क्या होगा आपका? आवेश बटावा आयतन। आवेश क्या है सर? अल्फांश के कारण ले रहे हैं, आवेश हो गया dq और आयतन हो गया d2। तो रो क्या हो जाएगा मेरे भाई? रो क्या, यहाँ से dq क्या हो जाएगा? रो d2 हो जाएगा। यह आपका आवेश का वैल्यू आ गया 4 अपने अल्फांश के लिए, जो आपने आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा निकाली और वहां से आपके पास आवेश का वैल्यू आ गया इस अल्फांश के कारण, जो कि आया है रो d2। अब अपन इस आयतन अल्फांश के कारण विभव देखेंगे। बिंदु P पर कितना विभव है? अक्सर अपन ने जब 12th क्लास में थे, एक 4th चैप्टर चलता था, तो किसी पॉइंट P के कारण बिंदु P पर विभव या किसी पॉइंट Q के कारण बिंदु P पर विभव बहुत देख रखा है। और उसमें अपन जो फॉर्मूला लगाते थे विभव का, वो लगाते थे KQ/R। वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है और विभव कैलकुलेट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आपका dV होगा। अब सुनना, वॉल्यूम आपका d2 होगा और विभव आपका dV होगा। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, अल्फांश के कारण बिंदु P पर विभव कैलकुलेट करना है। अल्फांश के कारण बिंदु P पर विभव का अपन को कैलकुलेशन करना है। और इस अल्फांश के कारण, जो कि एक आयतन अल्फांश है, पूरा लिख लेना भाई, पूरा लिख लेना, आयतन अल्फांश के कारण बिंदु P पर विभव कितना आएगा? मैं बोल रहा हूं सर, आयतन अल्फांश की बात कर रहे हैं तो इसका विभव भी अपन लेंगे, v नहीं लेंगे सर। आयतन अल्फांश की बात है, विभव भी अपन क्या लेंगे मेरे भाई? dv ही लेंगे। विभव भी अपन क्या लेंगे? dv ही लेंगे। k कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कांस्टेंट रहेगा। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि क्यू क्या है? आवेश है। यहाँ पे आवेश क्या आ गया सर? dq अपॉन में r, मतलब जिस पॉइंट अल्फांश के कारण जिस पॉइंट पे आप देख रहे हो उन दोनों के बीच की दूरी, अब दूरी कितनी है मेरे भाई? अपन ने माना है स्मॉल a, तो स्मॉल a हो गया। अपन ने माना है स्मॉल a, तो स्मॉल a हो गया। यहाँ पे ये d2 वाली वैल्यू, ये dq वाली वैल्यू टिका दो यहाँ पे, तो k अपॉन में a रो d2। ये अपने आयतन अल्फांश के कारण बिंदु P पर विभव आ गया। ये जो समीकरण 1 है वो इस आयतन अल्फांश के कारण बिंदु P पर विभव को व्यक्त करता है। आप लिख सकते हैं समीकरण 1, लिख लो भाई। समीकरण 1, आयतन अल्फांश के कारण बिंदु P पर विभव को व्यक्त करता है। आयतन अल्फांश के कारण बिंदु P पर विभव को व्यक्त करता है। इस आयतन अल्फांश के कारण बिंदु P पर विभव कितना आया, वो अपना समीकरण 1 दर्शाता है। मेरे को एक बात बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को भी कोई डाउट, कोई भी कुछ भी? क्योंकि यहां से डाउट होने का कोई प्रॉब्लम उठता नहीं है, कोई सवाल नहीं उठता है कि आपको यहाँ पे डाउट आए। कुछ नहीं किया, इस आयतन अल्फांश के कारण जो 12th की डेफिनेशन थी वो लगा दी। बस ये ध्यान में रखना है कि स्टेप कैसे चलनी है। सबसे पहले आपको आवेश घनत्व देखना है, वहां से आपको dq की वैल्यू मिलेगी। dq की वैल्यू मिलने के बाद आप बिंदु P पर विभव निकालोगे, तो वहां पे जहां dq आ रहा है वहां पे ये dq की वैल्यू टिका देनी है, और ये समीकरण 1 के कारण बिंदु P पर विभव आ गया। मैंने बताया भाई, मैंने आपको एक बात बताई कि अल्फांश के कारण बिंदु P पर विभव कुछ ये आया है। मैं बोल रहा हूं, मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, अल्फांश के कारण आया है भाई, ये अल्फांश के कारण ये आया है। तो एक चीज आप मेरे को ये बताओ, अल्फांश के कारण ये आया है तो कंप्लीट के कारण क्या आएगा? अगर अपन को समीकरण 1 जो मिला है वो तो इस अल्फांश के कारण मिला है। मैं बोल रहा हूं नाभिक, पूरे नाभिक के लिए बहुत सारे अल्फांश होंगे इस प्रकार के भाई। पूरे नाभिक में इसी छोटे छोटे बहुत सारे अल्फांश होंगे, और बहुत सारे इन छोटे छोटे अल्फांशों से मिलकर के अपना नाभिक
बना हुआ होगा, और बना हुआ है होगा क्या, बना हुआ ही है। अब इस कंप्लीट नाभिक के लिए, संपूर्ण नाभिक के लिए आयतन आवेश घनत्व अगर अपन देखें या बिंदु P पर विभव देखें, आयतन आवेश घनत्व तो हो ही गया, वो तो क्यू रो डी2 आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूं संपूर्ण नाभिक के कारण बिंदु P पर विभव कितना आना है। तो सर अपन एक चीज जानते हैं, जब एक चीज का अपन को एक छोटे से अल्फांश का पता चल जाए और हमें पता चले कि इसी प्रकार के सारे अल्फांश हैं और कंप्लीट के लिए देखना हो तो उस चीज का अपन समाकलन कर देते हैं और कंप्लीट के लिए वो आ जाता है। संपूर्ण का जब आपको ज्ञात करना हो तो अपन उसका समाकलन कर देते हैं। तो बस आपको समीकरण 1 का समाकलन करना है संपूर्ण आवेश के संपूर्ण विभव की तुलना करने के लिए या संपूर्ण विभव को कैलकुलेट करने के लिए। तो मैं समीकरण 1 को तो रख लेता हूं, अभी अपन समाकलन करेंगे। तो समीकरण 1 का क्या कर देंगे, समाकलन। तो मैं क्या बोल रहा हूं, संपूर्ण नाभिक के कारण, संपूर्ण नाभिक के कारण, नाभिक के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। तो बिंदु P पर विभव अपने को समीकरण 1 का क्या कर देने पर, समाकलन कर देने पर। और जैसे आप समीकरण 1 का आप समाकलन करोगे ना भाई, तो आपके पास संपूर्ण नाभिक के कारण जो बिंदु P पर विभव आएगा वो आ जाएगा। अब सुनना ध्यान से, क्या आएगा, dv का समाकलन करोगे v आएगा, k कांस्टेंट है, इसको k को बाहर रख दो, 1 में a और रो d2। ये जो इक्वेशन 2 आई वो आपके लिए क्या आई, संपूर्ण नाभिक के कारण बिंदु P पर विभव आ गया। बोले सर हो गया, यही तो आप ही तो बोल रहे थे कि विभव का वैल्यू कैलकुलेट करना है संपूर्ण नाभिक के कारण, हो गया, बिल्कुल यही आएगा विभव तो। लेकिन मेरे भाई मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे ये k तो कांस्टेंट था, विभव में k तो कांस्टेंट होता है, लेकिन मेरे को बताओ ये 1 में a क्या है, रो डिटो भी अपन ने जाना कि आवेश है, लेकिन ये 1/a कहां से आ गया मेरे भाई, ये बताओ मेरे को। ये तो क्या क्या पता, हमें क्या पता 1/a भी होगा कुछ, तो ये कुछ होगा, इसी को तो जानना है। इस 1/a की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है, वही मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी विभव यही आना है, यही इक्वेशन यूज होने वाली, और यही विभव आ गया ना भाई। लेकिन इसमें जो 1/a आया ना, ये काम गड़बड़ कर गया। ये बोल रहा है, बोले आ गया कहां से, आप एक बात बताओ, 1/a आ गया कहां से। तो इस 1/a की वैल्यू, क्योंकि अपन ने ये अल्फांश से इसकी ये दूरी ली थी a, तो इसी दूरी के बेसिस पे अपन को इसका 1/a का वैल्यू कैलकुलेट करना है और फिर आपका विभव आ जाना है। तो 1/a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपन को जो चीज यूज में आएगी वो ये वाला डायग्राम यूज में आएगा। और मैं यहाँ पे इस डायग्राम को इधर बना देता हूं, जो आप देख रहे हो इस अल्फांश के कारण, ये रहा आपका अल्फांश, और ये कुछ इस प्रकार से है, ये बिंदु O है, ये बिंदु P है, ये आपका ये अल्फांश है, इन दोनों के बीच का कोण थीटा है, ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r है, ये A है, ये वाला, ठीक है। कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये वाला जो त्रिभुज है इससे अपन 1/a का वैल्यू निकालेंगे। अब मेरे भाई एक बात बताओ, ये वाला त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है। बोले सर ये अपन देख के नहीं बता सकते, अगर यहाँ पे कोई 90 डिग्री एंगल दिया हुआ होता तो अपन बोल देते राइट एंगल ट्रायंगल है, और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और a का वैल्यू झट से हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अपने पास ये थोड़ी दिया गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज थोड़ी दिया गया है, नहीं दिया गया तो नहीं दिया गया, तो अपन कैसे मान सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, नहीं मान सकते। ऐसे मनमर्जी अपनी चले तो फिर तो अपन मैथ को कब का खलास कर देते। तो फिर इसमें अपन को एक फॉर्मूला यूज में लेना पड़ेगा, और वो होगा कोसाइन फॉर्मूला, और वहां से 1/a की वैल्यू आनी है। तो किसका, कोसाइन फॉर्मूले का सूत्र लगाना पड़ेगा, कोसाइन फॉर्मूले से। देखो कोसाइन फॉर्मूला क्या बोलता है, कोसाइन फॉर्मूला मतलब नाम कोसाइन आ रहा है, मतलब कोस थीटा का वैल्यू निकलता है। कोस थीटा का वैल्यू कैसे निकलता है सर, ये जो थीटा के साथ दोनों भुजाएं हैं उनका वर्ग करके जोड़ दीजिए, r² प्लस में स्मॉल r², और जो तीसरी भुजा बच गई इसको माइनस कर दीजिए वर्ग करके, और अपॉन में जो दोनों भुजाएं हैं थीटा के साथ वाली उनको 2 के साथ आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2r। ये होता है आपका कोसाइन फॉर्मूला। कोस थीटा इज इक्वल टू r² प्लस में स्मॉल r² माइनस a² अपॉन में 2r आ गया, ये कोसाइन फॉर्मूले से आ गया। और इस त्रिभुज की यहीं पे जरूरत है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इन सबको हटाने वाला हूं क्योंकि अब बाकी अब डेफिनेशंस पे काम होगा। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलेगा।
अभी इन सबको मैं हटा देता हूँ और होपफुली आप धीरे धीरे नोट्स, मेरे ख्याल से बहुत धीरे चल रहे हैं तो नोट्स बना रहे होंगे, कोई दिक्कत उसमें होनी नहीं चाहिए। अभी अपन को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अब अपन को यहाँ से 1/a की और वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखना यहाँ से, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2r कोस थीटा हो गया। ए स्क्वायर का वैल्यू बात करूँ तो आर स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2r कोस थीटा। अगर ए का वैल्यू बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2r कोस थीटा, और इसकी पावर क्या हो गई 1/2, रूट में लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगी। 1/a की बात करूं मैं यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर माइनस 2r कोस थीटा और इसकी पावर माइनस का 1/2। ठीक है, अगर मैं इसको r को बाहर ले लूं, इसको r को बाहर ले लूं, r को माइनस का 1/2 है तो मतलब 1/r हो जाएगा ना, बाहर ले तो। एक मिनट इसमें मैं इंक डाल लूं थोड़ा। देखो देखिए इस फॉर्मूले को देखो, अब सोल्व करना है अपन को, पूरी मैथमेटिक्स लगने वाली है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, बस मैथमेटिक्स लगाई कैसे, बस इतना समझाने में रोल हो सकता है, बाकी मेरा इसमें कोई रोल होने वाला नहीं है। ओके, सुनना ध्यान से, ये 1/में r आ गया तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस में आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2, ये r से r कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा r कोस थीटा अपॉन में कैपिटल R और इसकी पावर माइनस का 1/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हाँ मुझे पता है थोड़ा बहुत डाउट आएगा, अब इसको सिंप्लीफाई करके बताऊं या फिर बच्चों की तरह वो वाला काम हो जाएगा। सुनना ध्यान से, 1/a में मैंने ये लिखा, 1/a में मैं आर स्क्वायर को बाहर ले रहा हूं, सर आर स्क्वायर को बाहर लेऊंगा तो आर की पावर माइनस, ये आर स्क्वायर बाहर आएगा तो आर स्क्वायर किस प्रकार से बाहर आएगा, आर स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2, माइनस 1/2 यानी 1/, में आर स्क्वायर की पावर 1/2, 1/2 करोगे तो 1/ में आर ही बचेगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, 1/r ही मैंने लिखा है। अब इस r का मतलब, इस r का जैसे आप r को अंदर लेके जाओगे तो आर स्क्वायर में तब्दील होगा, और आर स्क्वायर का क्या है, सब में भाग लग रहा है, तो यहाँ पे तो हो गया 1, यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, और ये वाला हो गया। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सुन लिया ध्यान से। अब सुनना, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको ये चीज नजर आ रही होगी, 1 प्लस अक्स की पावर n वाला फॉर्मूला, 1 प्लस में अक्स की पावर n वाला फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा, वहां से सॉल्व कर लेंगे। क्या होता है 1 प्लस में nx प्लस में n माइनस 1 इंटू अक्स स्क्वायर अपॉन में 2 का फैक्टोरियल प्लस में डैश डैश डैश, इस प्रकार से चलता चला जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला अपन को यहाँ पे लगा देना है। तो 1/a इज इक्वल टू 1/ में r, तो सर ऐसे की ऐसे, ये 1 प्लस में nx, 1 प्लस में, और ये वाला है nx, तो nx करेंगे तो n कितना है माइनस का 1/2, और अक्स ये पूरा वाला, ये पूरा मैं अक्स मान रहा हूं भाई, 1 प्लस में अक्स की पावर n, तो ये वाला ये पूरा अक्स है, समझ गए ना बात को, तो ये पूरा अक्स है, तो 1 प्लस में अक्स nx आया ना, आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2r अपॉन में r कोस थीटा, ठीक है, प्लस n माइनस 1 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, n माइनस का 1/2, n माइनस 1 यानी माइनस का 3/2 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल यानी 2, तो ये हो गया 3/4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, किसमें, प्लस में, तो प्लस का हो गया 3/8, ठीक है, n माइनस 1 का वैल्यू हो गया प्लस में 3/8, और इंटू क्या है अक्स स्क्वायर, तो इसका पूरे का क्या कर देना है अपन को, स्क्वायर कर देना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, कोस थीटा अपॉन में r, और इसका हो गया स्क्वायर, और इसको मैं, और ये इस प्रकार से चलता चला जाएगा। ये मैंने बंद कर दिया, यहाँ तक किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, सिंपल मैथमेटिक्स लगाई है और कुछ नहीं किया। अब सुनना, यहाँ पे मैं क्या कर लूँ, एक बार इस स्क्वायर को खोल लेता हूँ और क्या करूँगा, तो 1/r, 1/r 1 माइनस 1/2 ऐसे कैसे, आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2r अपॉन में कैपिटल आर कोस थीटा, ये भी ऐसे कैसे, प्लस में 3/8, ये देखो इस स्क्वायर को खोलेंगे तो a स्क्वायर यानी r4 अपॉन में कैपिटल r4, प्लस में b स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कैपिटल r स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, तो प्लस में 4r क्यूब
कोस थीटा अपॉन में आर क्यूब, ये वाला हो जाएगा और इसको मैंने कर दिया ब्रैकेट बंद, ये वाला आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यार, अभी इनको हटा देते हैं अपन कोसाइन फॉर्मूले वगैरह को, और ये एक फॉर्मूला यूज में आना है जहाँ पे अपन को 1 अपॉन में ए की वैल्यू लिखनी है। तो ये v मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू के 1 अपॉन में ए रो डिटो, और इसको समीकरण नंबर 2 ये वाली ऊपर है, बाकी इन सबको मैं हटा दे रहा हूँ, सुनना ध्यान से, सबको हटा दिए मैंने। और देखो अपने चल रही थी 1 अपॉन में ए, देखो यहाँ पे अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सोल्व करने के लिए 1 अपॉन में आर तो ऐसे कैसे है, 1 ऐसे कैसे है। अब मैं यहाँ पे क्या कर लूँ, आर बाई आर को एक जगह ले लूँ, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का कोफिशिएंट एक जगह कर लूँ, आर क्यूब वाला एक जगह कर लूँ, इन सबको एक जगह कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आर बाई आर वाला कोफिशिएंट ले लूँ, तो प्लस में आर बाई आर के साथ क्या क्या आएगा मेरे को बताओ। तो यहाँ पे देखोगे तो 2 से 2 इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा क्या मेरे भाई, सिर्फ कोस थीटा, यहाँ पे बचा सिर्फ कोस थीटा। तो आर के साथ आर बाई आर के साथ सिर्फ क्या बचा, कोस थीटा बचा, ठीक है। और क्या बचा अंदर, यहाँ पे भी कोई आर बाई आर के फॉर्म में है क्या, नहीं भाई, आर स्क्वायर से नीचे तो यहाँ पे तो बात ही नहीं हो रही, तो पूरे में कॉमन क्या आ गया, बस यही आया पद। फिर अपन बात कर लेते हैं प्लस में आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर की, इसके साथ में क्या आएगा वो देखिए, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये रहा। यहाँ पे क्या मिल रहा है सर, यहाँ पे आपको मिल रहा है माइनस का 1/2, इसमें माइनस का 1/2 मिल रहा है, यहाँ पे ये रहा ये वाला देखो, ये आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो इसमें दे रखा है सर प्लस में 3/8 इंटू 4 कोस स्क्वायर थीटा, यही आएगा क्या, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को मैं बाहर लेऊंगा तो ये वाला वैल्यू बचेगा मेरे पास, ये वाला बचेगा। तो यहाँ पे देखो कटने वाला क्या है, ये ला, ठीक है। तो माइनस का क्या हो गया 3/4, ये सॉरी माइनस का हो गया, ये माइनस का 1/2 प्लस में 3/2 और ये कोस स्क्वायर थीटा, तो 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 हो गया, ये यही बचा ना, 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 वहां पे बचेगा। यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 वहां पे बचेगा। ओके, ये आ गया ना, ये कैलकुलेशन कैसे निकाली है, सिंपल मैथमेटिक्स की है। तो 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 वहां पे बच गया, तो ये लो 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2। अब आप आर क्यूब बाई आर क्यूब का ले लेना, फिर यार R4 बाई R4 आ जाएगा, तो बहुत सारे पद चलते चले जाएंगे, तो अपन इन दो पदों को ही ले लेते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ाने की आवश्यकता है ही नहीं। ये लो, ये आपके पास क्या आ गया, 1 अपॉन में ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब इसको क्या करना है, समीकरण 3 दे दो और समीकरण 3 को 2 में पुटअप करा दो, समीकरण 3 को भगा दो कहाँ पे, समीकरण 2 में, समीकरण 3 को भगा दो समीकरण 2 में, समीकरण 3 को 2 में भगाओगे 1 अपॉन में ए सॉरी v के इंटीग्रेशन 1 अपॉन में ए क्या आ रहा है सर, 1 अपॉन में r, 1 प्लस में r अपॉन में r कोस थीटा प्लस में r स्क्वायर अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर, और ये दे रखा है 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2, और इधर वाला अभी कोई काम का नहीं है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, हटा दूं, ये लो इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो फिर वो खिचड़ी बन जाएगी, इधर कुछ दिक्कत होगी नहीं, फिर चलेगा। अब देखना, ये हो गया आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यही तो है, और साथ में सर इन सब के क्या है, रो डेटा गुणा में है, इन सारों के सारे फॉर्म्स के रो डेटा गुणा में है। मैं इस 1/r है, ये सब में है, तो मैं इसको k के साथ ले लेता हूं, तो k/r ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग देखोगे kr और इंटीग्रेशन रो डेटा, 1 के साथ इंटीग्रेशन क्या हो गया, रो डेटा प्लस में k अपॉन में, यहां से देखो r cos थीटा में से एक r बाहर जाओगे तो k अपॉन में r स्क्वायर, और इधर बच गया r cos थीटा और ये रो डेटा प्लस में, इसके साथ रो डेटा को कराओगे, r को अपन बाहर ले रहे हैं तो k अपॉन में r क्यूब इंटीग्रेशन 3 कोस स्क्वायर, ये r स्क्वायर भी है ना साथ में, r स्क्वायर और 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2, और ये हो गया रो डेटा। ओके, ये बात आपको समझ में आई, यहां तक बताओ, यह आपको मान के चलेगा, ये आपका यहाँ पे विभव आ चुका है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे,
ये इंटीग्रेशन वाले है ना, इनको अपन कुछ कांस्टेंट वैल्यू नाम दे देंगे। जैसे मैं यहाँ पे ये P0 नाम ले लूं, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या ले लूं, P0 नाम ले लूं। इस वाले इंटीग्रेशन वाली वैल्यू को मैं नाम ले लूं P1। इस वाले इंटीग्रेशन वाली जो वैल्यू है इसको मैं नाम ले लूं P2। ये क्या है, आपको निकालना है चतुर्ध्रुव आघूर्ण। ये P0 क्या है, अपना एकल ध्रुव आघूर्ण। P0 यहाँ पे क्या है, एकल ध्रुव आघूर्ण। इसको सही प्रकार से लिख लेना, ये तो है एकल ध्रुव आघूर्ण। P1 आया, वो आया द्विध्रुव आघूर्ण। P1 क्या आया, द्विध्रुव आघूर्ण। अपने पास P1 आया ना, वो आया द्विध्रुव आघूर्ण, ये आया एकल ध्रुव आघूर्ण, और ये आया चतुर्ध्रुव आघूर्ण, चतुर्ध्रुव आघूर्ण। ओके, ये क्या आ गया, चतुर्ध्रुव आघूर्ण। एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, होपफुली ले लिया होगा। तो ये इक्वेशन में क्या नाम दूं इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को ना दे करके अपन ने ये माना है ना, तो मानने के बाद अपन लिख भी देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो v क्या आएगा, v आएगा k अपॉन में r P0 प्लस में k अपॉन में r स्क्वायर P1 प्लस में k अपॉन में r क्यूब P2 और प्लस में डैश डैश। तो ये समीकरण A है। और समीकरण A वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण को व्यक्त करता है। वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण को व्यक्त करता है। आघूर्ण को क्या करता है, ये व्यक्त करता है। अब देख लो भाई जल्दी से इसे, फटाक से, कोई भी दिक्कत हो तो बोल देना। जल्दी से भाई एक बार चेक कर लो इसको। ठीक है, हाँ, या दूसरे फॉर्म में अपन ये भी लिख सकते हैं कि जो समीकरण ए है, ये तो लिख लिया होगा। दूसरे फॉर्म में अपन ये भी लिख सकते हैं, इसी को अपन ये भी लिख सकते हैं, क्या निकाला था अपन ने, समीकरण ए है वो बिंदु P पर जो नाभिक का जो कंप्लीट विभव है, बिंदु P पर जो संपूर्ण नाभिक के कारण बिंदु P पर विभव को व्यक्त करता है। ठीक है, ये भी अपन लिख सकते हैं, संपूर्ण नाभिक के कारण, संपूर्ण नाभिक के कारण बिंदु P पर विभव को व्यक्त करता है। बिंदु P पर विभव को व्यक्त करता है, ये भी आप लिख सकते हो। समझ में आ गई मेरी बात? क्योंकि वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण में अपन को वास्तविकता में कैलकुलेट करना होता है विभव को, संपूर्ण नाभिक के कारण कितना विभव आ रहा है, बस वही चीज अपन को कैलकुलेट करनी है। और वो कैलकुलेट अपन ने यहाँ पे कर ली है, जो कि ये आई है। तो अपन ये बात कहेंगे वो भी अच्छी है, वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण ही तो कैलकुलेट कर रहे थे, वो लिखोगे वो भी अच्छा है। जो भी आपका माइंड सेट हो आप लिख देना, आपको कंफ्यूजन यहाँ पे होगा नहीं। होपफुली मुझे लगता है कि वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण में अभी आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर देना, जो भी जहाँ पे भी किसी भी पॉइंट पे कोई दिक्कत आ रही है, अपन नेक्स्ट लेक्चर में उसकी ऊपर परिचर्चा कर लेंगे। मैं अलग से लेक्चर ले लूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है उस पर। अभी अपन आगे टॉपिक पे बढ़ते, और आगे टॉपिक पढ़ते हैं, वो है निकटतम पहुंच की दूरी R0। पूछ लेगा कभी कभार, डेफिनेशंस पूछ लेता है, छोटी डेफिनेशंस। तो वो एक बहुत ही छोटी डेफिनेशंस है, बहुत ही प्यारी और अच्छी है और पूछी जाने वाली है। तो हो सकता है कि अगर अगला डेफिनेशंस के रूप में यानी पार्ट्स में अगर क्वेश्चन बना रहा है तो ऐसी डेफिनेशंस पूछी जा सकती है भाई। तो अपन क्या बात कर रहे हैं, निकटतम पहुंच की दूरी। अब अपना टॉपिक है वो है निकटतम पहुंच की दूरी, और जिसे अपन व्यक्त करते हैं R0 से। देखो सबसे पहली बात ये आती है कि ये निकटतम पहुंच की दूरी होती क्या है, R0 होती क्या है। सबसे पहली बात तो ये R0 की अगर बात करूं तो ये पहली बात तो अपन पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। जहां भी बात होगी ना नाभिक के बारे में पढ़ेंगे, और ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट नाभिक पे है, जो कंप्लीट बेस्ड है ना, ये अपने न्यूक्लियस के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट की कंप्लीट नाभिक पे है। कोई भी ऐसा पार्ट आपको नहीं मिलेगा जिसमें अपन कुछ अदर कंसेप्ट की बात कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं वो रिलेटेड होगा अपने नाभिक से ही। पूरी फिजिक्स ही ये रिलेटेड होने वाली है न्यूक्लियस से, बिना न्यूक्लियस के ये स्टार्ट नहीं होने वाली। तो इसमें भी अपन बात करेंगे न्यूक्लियस के ऊपर ही। अब न्यूक्लियस के ऊपर जो बात करेंगे वो क्या करेंगे
कि नाभिक पे अपन क्या कराएंगे, अल्फा कणों की बौछार कराएंगे। नाभिक पर अल्फा कणों की बौछार कराएंगे और बौछार कराने के बाद जो नाभिक और उस अल्फा कण के बीच में कोई न्यूनतम दूरी रहेगी उसको कहेंगे निकटतम पहुंच की दूरी। तो वो होती है अपनी निकटतम पहुंच की दूरी। सुनना ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मान के चलेगा ये कोई एटम है, ये पूरा कोई एटम है, इस एटम में ये अपना नाभिक है और इस नाभिक पे मैंने क्या कराया, अल्फा कणों की बौछार कराई। यूं ऐसा अल्फा कण आया, टकराया, वापस चला गया इस नाभिक पे, और ऐसे ले लो, इस नाभिक पे यूं अल्फा कण आया, टकराया और वापस चला गया। मान के चलेगा v0 वेलोसिटी से अपने अल्फा कण को भेजा, v0 वेलोसिटी से अपने क्या किया, अल्फा कण को भेजा, वो नाभिक से टकराया। कोई भी ये अपना एटम है और इस एटम में ये अपना क्या है, न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस का केंद्र बिंदु है। तो मैंने क्या किया, कोई भी अपना एटम था, उस एटम पे अल्फा कणों की बौछार कराई और उसमें से एक अल्फा कण ले लिया मैंने। अल्फा कणों की जो बौछार कराई, जो अल्फा कणों की मैंने बौछार कराई, उनकी वेलोसिटी जो स्पीड दी वो रखी v0 वेलोसिटी से मैंने अल्फा कण को फेंका। जैसे फेंका तो वो एटम को टकराते हुए, चीरते हुए अंदर गया, नाभिक से टकराया, वापस उसी जिस रास्ते से आया वापस उसी रास्ते से मुड़ करके वापस चला गया। जब वो वापस चला गया तो मैंने क्या बोला कि जो नाभिक है, अपना नाभिक यही है ना, नाभिक से ही टकरा करके गया है, तो नाभिक ये रहा, तो नाभिक और अपना जो ये अल्फा कण जहां से टकराया है, इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी ये वाली बच गई, इसको कहते हैं अपन निकटतम पहुंच की दूरी r0। ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, निकटतम पहुंच की दूरी r0 कहते हैं। इसको यहां से ऐसे ले लो ताकि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पूरी निकटतम पहुंच की दूरी है। मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं कंफ्यूजन होगा। क्या ही कंफ्यूजन होगा, छोटी सी डेफिनेशन है। कोई भी नाभिक है, नाभिक पे अपने अल्फा कणों की, यानी कोई भी एटम है, एटम में नाभिक उपस्थित है, अल्फा कणों की बौछार कराई, नाभिक से टकरा कर वापस चला गया, तो उस अल्फा कण की जो बौछार कराई, तो उस नाभिक और अल्फा कण के बीच की जो न्यूनतम दूरी निकल करके आई, वो आपकी आई निकटतम पहुंच की दूरी। तो देखो डेफिनेशन अब मेरे ख्याल से आप लिख दोगे, मैं लिख देता हूं और मेरे साथ साथ लिखते चलो कि जब नाभिक पर, जब यानी किसी नाभिक पर जब किसी नाभिक पर अल्फा कणों की बौछार कराई जाती है, अल्फा कणों की बौछार कराई जाती है, जब किसी नाभिक पर अल्फा कणों की बौछार कराई जाती है, तो नाभिक व अल्फा कण के बीच की न्यूनतम दूरी निकटतम पहुंच की दूरी कहलाती है, निकटतम पहुंच की दूरी कहलाती है। ठीक है, ये हो गई आपकी निकटतम पहुंच की दूरी। और निकटतम पहुंच की दूरी की अवस्था में जो आपकी ये अल्फा कण है, अल्फा कण की जो निकटतम पहुंच की दूरी अपन निकाल रहे हैं, नाभिक की जो अल्फा कण के लिए निकटतम पहुंच की दूरी अपन निकाल रहे हैं, तो निकटतम पहुंच की दूरी की अवस्था में अपना जो अल्फा कण होगा जिसका बौछार कराया, इस अल्फा कण की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर होगी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, निकटतम पहुंच की दूरी की अवस्था में अल्फा कण की काइनेटिक एनर्जी व पोटेंशियल एनर्जी समान होती है, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है सर 1/2 mv²। अपने अल्फा कण के लिए देख रहे हैं तो वेलोसिटी v0 हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी होती है k q1 q2 अपॉन में r। ठीक है, k q1 q2 अपॉन में r²। ठीक है, ये आपकी होती है पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी अल्फा कण के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है k q1 q2 अपॉन में r², और ये हो गई आपकी 1/2 mv0²। और ये r² थोड़ी आएगा, सॉरी r ही आएगा यहाँ पे,
ठीक है, आर ही आएगा, आर स्क्वायर नहीं आएगा, मैं वहां पे तीव्रता में चला गया। हाँ, तो के Q1 Q2 अपॉन में आर, और ये आपकी काइनेटिक एनर्जी, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। चूंकि सर अपन बात करें इसकी पोटेंशियल एनर्जी की अल्फा कण की, तो ये आर क्या है, दूरी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है सर, आर नहीं है, आर नोट है। इसकी अवस्था में तो ले रहे हैं, तो आर नोट है तो यहाँ आर नोट ले लेंगे। अब अपन को करना क्या है, पहली बात यह है कि यहाँ पे Q1 और Q2 क्या होगा। Q1 और Q2 देखो, यहाँ पे जो नाभिक का आवेश होगा, जो नाभिक का आवेश होगा ना, और आपके अल्फा कण का आवेश, वो है यहाँ पे अल्फा कण का आवेश और नाभिक का आवेश है Q1 और Q2। तो मैं बोल रहा हूं नाभिक का आवेश तो कितना होगा यहाँ पे, तो चूंकि नाभिक का आवेश यहाँ पे है आपका, नाभिक का जो आवेश है उसको आप ले लो Q1, नाभिक का आवेश आप ले लो Q1 जो कि है Ze, और अल्फा कण का आवेश, अल्फा कण पर जो आवेश होगा वो क्या होगा 2E, अल्फा कण पर आवेश जिसको मैं Q2 बोल रहा हूं उसको ले लो आप 2E। ठीक है, तो नाभिक पर जो आवेश होगा, टोटल आवेश नाभिक पर वो होता है Ze, और अल्फा कण पर आवेश होता है वो होता है 2E। यहाँ पे रखेंगे, आर नोट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और वो आपकी निकटतम पहुंच की दूरी आ जाएगी। ये देखो 1/2 m V0 स्क्वायर इजिकल टू K, और ये देखो Ze और 2E, यही तो है K, ये है Ze और 2E, और इस दो को मैं अगर हटा देता हूं, या एक बार लगे रहने दो, और मैं K और यहाँ पे लिख देता हूँ Ze और ये लिख देता हूँ 2E अपॉन में ये हो गया अपना आर नोट। और अपन को वैल्यू किसकी चाहिए भाई, आप सबको पता चल रहा होगा, वैल्यू अपन को आर नोट की चाहिए, तो सिर्फ आर नोट होना चाहिए, बाकी सबको इधर फेंक देंगे और आपके पास वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे निकाल लूँ इसको बिना हटाए, या फिर इसको हटा देते हैं इसको। सुनना ध्यान से, अपन को वैल्यू किसकी चाहिए भाई, आर नोट की वैल्यू चाहिए। तो मैं बोल रहा हूं दो को इधर लेके जाओगे तो m V0 स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा K, और दो तो पहले था ही, दो और आएगा तो 4 Ze स्क्वायर अपॉन में आर नोट। सर आर नोट इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 4K Ze स्क्वायर अपॉन में m V0 स्क्वायर, और ये होती है आपकी निकटतम पहुंच की दूरी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई। तो समीकरण 1 आपका निकटतम पहुंच की दूरी को व्यक्त करता है, यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 निकटतम पहुंच की दूरी को व्यक्त करता है, दूरी को व्यक्त करता है। आई कुछ बात समझ में? तो समीकरण 1 आपके निकटतम पहुंच की दूरी को व्यक्त करता है। रदरफोर्ड ने इसके बारे में एक बात और कही थी, वो मैं और बताना चाहूंगा आपको। रदरफोर्ड ने क्या बात कही थी वो देखते हैं। तो रदरफोर्ड ने बताया था कि जो न्यूक्लियस की त्रिज्या होती है रेडियस r, उससे ये निकटतम पहुंच की दूरी होगी वो बड़ी होगी। रदरफोर्ड के अनुसार आर के ये जो आपकी न्यूक्लियस की त्रिज्या है उससे ग्रेटर देन होगी आपकी ये आर नोट। ठीक है, ठीक है, समझ गए। और ये आपकी क्या है, नाभिक की त्रिज्या है, समझ गए ना। ये तो ये नाभिक की त्रिज्या है यहाँ पे आर। तो आपकी जो निकटतम पहुंच की दूरी है वो नाभिक की त्रिज्या से क्या है, बड़ी है। ये आपकी हो गई निकटतम पहुंच की दूरी। चलेगा। कितना समय हो गया है अभी? तो हाँ, अभी तो अपन एक टॉपिक और ले लेते हैं, और अब पढ़ते हैं अपन नाभिकीय बलों के गुणधर्म और उनके लिए पाई मैसन सिद्धांत, ताकि जो बीते 3 लेक्चर्स नहीं हुए ना उनके कसर इसी लेक्चर में निकाल लेंगे, कोई दिक्कतें होगी नहीं वैसे। अब मेरे भाई एक बात बताओ, अभी मैंने आपको 2 चीजें पढ़ाई, एक तो पढ़ाई वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण। वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण में अपन ने क्या किया, वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण में अपन ने कोई भी नाभिक और नाभिक के लिए किसी भी एक आयतन अल्फांश को मान लिया, और उस आयतन अल्फांश के लिए क्या विभव होता है पॉइंट पी पे, वो अपन ने कैलकुलेट किया। और ऐसे ही सारे आयतन अल्फांश मिलकर के अगर पूरे नाभिक के विभव की गणना करें तो वो अपन ने उसमें कैलकुलेट किया। ये 2 चीजें अपन ने वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण में कैलकुलेट की।
चलेगा। वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण में अपन ने इतना ही किया। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक आया निकटतम पहुंच की दूरी, जिसे अपन बोलते हैं आर नोट। निकटतम पहुंच की दूरी की अवस्था में अपन ने क्या किया कि कोई भी एक एटम लिया और एटम पे अल्फा कणों की बौछार कराई, जो कि क्या हुआ, जब भी किसी नाभिक पे अपन ने अल्फा कणों की बौछार कराई, एटम में नाभिक उपस्थित होता है, तो नाभिक पर जैसे ही अल्फा कणों की बौछार कराई गई, वो नाभिक से टकराया और वापस चला गया। जिस रास्ते से आया था वो उसी रास्ते से टकरा करके वापस चला गया। अल्फा कण जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से टकराया और वापस चला गया। तो उस अल्फा कण जहां से वो टकरा करके गया है, वो उस अल्फा कण और उस नाभिक के बीच की जो न्यूनतम दूरी आई, उसे अपन ने कहा निकटतम पहुंच की दूरी। निकटतम पहुंच की दूरी की अवस्था में कोई भी जो पार्टिकल है या अपना जो अल्फा कण अपन ने जो फेंका है, वही तो होगा ना पार्टिकल, तो उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर होती हैं। दोनों बराबर होने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होती है और पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन में आर नोट या आर जो अपन ने कहा था, तो वो होती है। दोनों को बराबर किया और वहां से अपन ने आर नोट का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ये अपन ने निकटतम पहुंच की दूरी की अवस्था में एक चीज निकाली। यहाँ से एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट रदरफोर्ड जी ने बताया कि अगर कोई भी नाभिक है उसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, तो उस कैपिटल आर से बड़ी होगी आपकी निकटतम पहुंच की दूरी। बड़ी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, लेकिन छोटी नहीं होगी। सीधी सी बात यह है, बड़ी होगी या फिर बराबर होगी, निकटतम पहुंच की दूरी है वो। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब अपन एक बहुत ही प्यारा टॉपिक नाभिकीय बल और नाभिकीय बलों का गुणधर्म पढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, पूरा का पूरा प्योर थ्योरेटिकल पोर्शन है। लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन में भी भाई एक तो होता है याद करने वाला और एक होता है सही तरीके से याद करने वाला। देखो याद तो करना पड़ेगा, थ्योरेटिकल पोर्शन है, और याद किसको नहीं करना पड़ेगा, याद तो हर चीज ही करनी पड़ेगी, लेकिन एक चीज तो है कि उसे अपन सही वे में समझते हुए याद कर ले, और दूसरी चीज है यूं ही चलते चलते कि रट लिया फिर एग्जाम दे दिन फिर भूल गए, तो वो वाला। तो अपन एक सही वे में ही उसे देखेंगे, क्या उसके गुणधर्म होती हैं, क्या उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय बलों के गुणधर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं, तो वो गुणधर्म देखेंगे और नाभिकीय बल होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। चलेगा, देख लेते हैं भाई नाभिकीय बल और नाभिकीय बलों के गुणधर्म। तो अब अपना टॉपिक रहने वाला है नाभिकीय बल। न्यूक्लियर फोर्स। सबसे पहली बात तो यही आती है कि न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है, नाभिकीय बल होता क्या है। पहली बात तो यही है। देखो नाभिकीय बल, और मेरे ख्याल से मैंने ये बताया भी हुआ है कि ये जो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे प्रबलतम जो बल होता है, सबसे जो आकर्षण प्रकृति का ये बल है, और सबसे प्रबलतम जो बल है, अपन गए सबसे ताकतवर जो बल है, सबसे प्रबलतम जो बल है, वो अपना नाभिकीय बल है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे प्रबलतम बल है वो है नाभिकीय बल। होता क्या है, होता ये है कि अपने न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियन होते हैं भाई। अपने नाभिक है, नाभिक को बोला जाता है न्यूक्लियस, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से बोला जाता है न्यूक्लियन। तो इन न्यूक्लियन में क्या पाया जाता है, एक प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। ये न्यूक्लियन होते हैं वो प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। ये जो न्यूक्लियन होते हैं ना, ये प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियंस प्रबल आकर्षण, न्यूक्लियनों के मध्य प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, और उसे अपन कहते हैं, उस प्रबल आकर्षण बल को ही कहते हैं नाभिकीय बल। और इसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो देख लेते हैं। नाभिकीय बल समझ में आया कि कोई भी अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में उपस्थित जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनको सम्मिलित रूप से अपन न्यूक्लियन कहते हैं। ये आप सभी को पता है, और मैंने कई बार नोट्स में लिखाया हुआ है। यूनिट 4 अपन ने जब स्टार्ट की तब भी मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से अपन न्यूक्लियन कहते हैं। अभी फिलहाल मुझे लगता है कि पीछे वाले लेक्चर में 1-2 लेक्चर्स में मैंने न्यूक्लियन के ऊपर बात की थी। तो न्यूक्लियन क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से कहा जाता है न्यूक्लियन। तो
लिख लो इसकी डेफिनेशन। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। सम्मिलित रूप से अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। और न्यूक्लियनों के मध्य एक प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। एक प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। उसे अपन क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। उसे ही नाभिकीय बल कहते हैं। अब देखो इसके गुणधर्म, नाभिकीय बल के गुणधर्म देख लेते हैं। क्या क्या इसके गुणधर्म होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उनको देखना ज्यादा जरूरी है। नाभिकीय बल की डेफिनेशन तो है ही। अपने ये डेफिनेशन मेरे ख्याल से जब अपने इंटरेक्शन पढ़ी थी प्रबल अन्योन्य क्रिया, तब मैंने बताई होगी नाभिकीय बलों के बारे में कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य एक प्रबलतम आकर्षण बल कार्य करता है और उसे अपन कहते हैं नाभिकीय बल। खैर नहीं भी बताई तो अब आपने जान लिया होगा। बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की, इनके गुणधर्म की। और बहुत गुणधर्म है। बहुत गुणधर्म का मतलब लगभग 9 गुणधर्म है इसके। 9 से 10 गुणधर्म है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। बड़े जरूर है, हो सकता है आपको एक पूरा पन्ना भरा हुआ नजर आए गुणधर्मों का, लेकिन अगर सही वे में देखा जाए तो बहुत छोटे छोटे गुणधर्म है, बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहली बात तो नाभिकीय बल की बात की तो अपन ने जब इसकी डेफिनेशन दी, इसकी डेफिनेशन से ही 2-3 गुणधर्म क्लियर होते हैं। कैसे? इसने बोला कि न्यूक्लियनों के मध्य पाए जाने वाला प्रबल आकर्षण बल नाभिकीय बल होता है। इसने यही तो बोला कि अपने न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स के मध्य पाए जाने वाला प्रबल आकर्षण बल क्या होता है? नाभिकीय बल होता है। मतलब एक बात तो पता चलती है सर, आकर्षण प्रकृति का बल होगा अपना। तो पहली बात तो जो फोर्स होगा वो आकर्षण प्रकृति का होगा। फोर्स होगा वो अपना आकर्षण प्रकृति का बल होगा। पहली बात तो यही, आकर्षण प्रकृति का क्या होगा? अपना नाभिकीय बल होगा। चूंकि आकर्षण प्रकृति का बल है, उसके साथ साथ ये बोल रहा है प्रबल रूप से, मतलब प्रबल आकर्षण बल। तो सीधी सी बात है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे प्रबलतम बल, प्रकृति में सबसे प्रबलतम बल है वो है अपना नाभिकीय बल, सबसे प्रबलतम बल। क्योंकि नाभिक की बात करें तो इसकी प्रास होती है वो लघु प्रास होती है। प्रास होती है वो लघु प्रास होती है, यानी 10⁻⁻15 मीटर कोटि की इसकी प्रास होती है। चौथी चीज ये आती है कि आकर्षण प्रकृति का बल है, मतलब आवेश पर निर्भर नहीं करेगा। आवेश पर निर्भर नहीं करेगा। ये अपना जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, ये वो आवेश पर निर्भर नहीं करेगा। और आवेश पर निर्भर नहीं करने का मतलब है सर, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगे, न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगेगा, इलेक्ट्रॉन आने वाला नहीं है और कोई पार्टिकल आने वाला नहीं है। पार्टिकल सिर्फ 2 ही होंगे, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है। ये बोल रहा है आवेश पर निर्भर नहीं करता। मतलब चाहे आप प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगा लो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच बल लगा लो, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच बल लगा लो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये समान रूप से काम करेगा। चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच नाभिकीय बल लग रहा हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच नाभिकीय बल लग रहा हो, या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच नाभिकीय बल लग रहा हो, नाभिकीय बल को आवेश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उससे आवेश से कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 चीज आती है इसमें, संतृप्तता का गुण पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई, संतृप्तता। संतृप्तता संतृप्तता, ठीक है, संतृप्त यहां पे आएगा ना का गुण। संतृप्तता का गुण क्या बोलता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। संतृप्तता का गुण पाया जाता है। संतृप्तता का गुण पाए जाने का मतलब है कि एक न्यूक्लियन, ये अपना पूरा नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा, और ये सभी समान रूप से वितरित होते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब कुछ होता है। तो संतृप्तता का गुण मतलब है कि एक न्यूक्लियन अपने निकटवर्ती न्यूक्लियन के साथ क्या करता है? फोर्स लगाता है। एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के साथ बल लगा रहा होता है। ये अपने आपस में अपने निकटवर्ती
जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी एक न्यूक्लियन अपने निकटवर्ती न्यूक्लियन के साथ जो फोर्स लगाता है उसे कहते हैं संतृप्तता का गुण। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाता है, संतृप्तता का गुण पाया जाता है। दूसरी चीज मेरे भाई, संतृप्तता का गुण पाया जाने के साथ साथ जो संतृप्तता का गुण तो समझ में आ गया ना, कि नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसे कहते हैं संतृप्तता का गुण। एक न्यूक्लियन अपने निकटवर्ती जो न्यूक्लियन के साथ जो फोर्स लगाता है उसे कहते हैं संतृप्तता। दूसरी चीज ये बोलता है कि जो बल होगा ना, नाभिकीय बल, वो परिधि पर तो अधिक होगा, नाभिकीय बल का मान परिधि पर तो ज्यादा, परिधि पर तो होगा ज्यादा, सॉरी परिधि पर तो होगा कम, हाँ परिधि पर तो होगा कम और केंद्र पर होगा ज्यादा। ये क्या मतलब हुआ, यानी नाभिकीय बल है, इसका मतलब नाभिकीय बल सतत नहीं है, मतलब परिधि पर कुछ अलग इसका अपन को आंसर देखने को मिल रहा है, परिधि पर कुछ अलग रिजल्ट देखने को मिल रहा है, केंद्र पर कुछ अलग रिजल्ट देखने को मिल रहा है, मतलब ये सतत नहीं है। नहीं, ये सतत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर जगह आप कहीं पे भी जाकर के देख रहे हो, न्यूक्लियस को उखाड़ करके उसको फोड़ दिया, तोड़ दिया और फिर आप देख रहे हो कि न्यूक्लियर फोर्स समान है क्या, समान नहीं। क्यों नहीं है, सुनना ध्यान से, क्योंकि अपन ने कहा सर इसमें संतृप्तता का गुण पाया जाता है, और संतृप्तता का मतलब हो गया कि एक न्यूक्लियन अपने निकटवर्ती न्यूक्लियन के साथ बल लगाता है। मैं बोल रहा हूं जितना ज्यादा आपस में बल लगाएगा उतना ही प्रबलतम रूप से वो, उतना ही मतलब उसके पास अट्रैक्शन की क्षमता होगी। भाई जितने न्यूक्लियंस आपस में बल लगा रहे होंगे, जितने न्यूक्लियंस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा वहां पे। मैं बोल रहा हूं यहां पे आप देखोगे तो यहां पे तो चारों तरफ एक न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, पार्टिकल्स ही पार्टिकल है, तो यहां पे जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। लेकिन परिधि की तरफ बढ़ूं तो मेरे भाई यहाँ पे पार्टिकल होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, मतलब आप न्यूक्लियस की तरफ देख रहे हो तो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी होगा, इधर भी होगा, चारों तरफ होगा। लेकिन परिधि में सिर्फ ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, मतलब इसके अलावा नहीं होगा। भाई परिधि में तो अपन कोने पे आ गए, तो कोने में ना तो इधर वाला हो रहा है, ना इधर वाला, ना इधर वाला, यहाँ वाले तो बल लग ही नहीं रहे, तो ये वाले बल नहीं लग रहे हैं, इसलिए इसका परिधि पे मान क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स का कम। यहाँ पे तो चारों तरफ लग रहा है, मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, केंद्र पे ज्यादा। तो नाभिकीय बल का मान केंद्र पर होता है ज्यादा और अपने परिधि पर होता है कम। दूसरा इसमें पृष्ठ तनाव का गुण पाया जाता है, पृष्ठ तनाव का, जिसे अपन अपकेंद्रीय घटक भी कहते हैं, पृष्ठ तनाव का गुण पाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे विनिमय गुणधर्म इसमें उपस्थित होता है। विनिमय गुणधर्म, ये अपना विनिमय गुणधर्म इसमें उपस्थित होता है। संभारिक प्रचक्रण पर, ये नाभिक के जो संभारिक प्रचक्रण है इस पे निर्भर करता है नाभिकीय बल। तो ये ऐसे 9 इसके हो गए। ठीक है, तो ऐसे ये 9 इसके गुण हो गए, यानी 9 क्या हो गए, एक बार रिवाइज करो और फिर अपन देखते हैं, लिखते हैं इनको, और तो देखेंगे क्या, फिर न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी न्यूक्लियर फोर्स की, और फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा, बाकी क्लास को समाप्त करेंगे और बहुत कुछ अपन ने आज सीख लिया। पहली बात इसके गुणधर्म, पहली बात तो सर डेफिनेशन में 2-3 चीजें निकल करके आ रही है। एक तो आकर्षण प्रकृति का बल है, लघुप्रास होती है, और प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे प्रबलतम बल है। ये 3 चीजें तो ये आ गई। चौथी चीज सर आवेश पर निर्भर नहीं करता है। आवेश पर निर्भर नहीं करने का मतलब है प्रोटॉन प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होगा, सब पे ये क्या करेगा, समान रूप से काम करेगा। संतृप्तता का गुण पाया जाता है। संतृप्तता का गुण पाया जाने का मतलब है कि एक न्यूक्लियस के पास, एक न्यूक्लियस अपने निकटवर्ती न्यूक्लियस के साथ बल लगाता है, और उसी जो बल लगाता है तो उसी को अपन क्या कहते हैं, संतृप्तता कहते हैं। एक न्यूक्लियस अपने निकटवर्ती न्यूक्लियन के साथ जो बल लगाता है उसे अपन क्या कहते हैं, संतृप्तता का गुण कहते हैं। बात करें नाभिकीय जो बल है वो परिधि पर ज्यादा, परिधि पर कम, बार बार यही नाम आ रहा है, नाभिकीय बल होता है वो परिधि पर तो होता है कम और केंद्र पर होता है ज्यादा। और इसका कारण मैंने आपको बता ही दिया कि न्यूक्लियनों जैसे जितने एक न्यूक्लियन जितने अधिक न्यूक्लियनों के साथ बल लगाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स वहां पे ज्यादा होगा, जबकि परिधि में इतना अट्रैक्शन नहीं होगा, तो इसलिए परिधि पर कम होगा और केंद्र पर ज्यादा होगा।
पृष्ठ तनाव का गुण इसमें पाया जाता है और इस पृष्ठ तनाव को जो कि ये नाभिक का केंद्रीय घटक भी कहलाता है। बाकी विनिमय गुणधर्म इसमें उपस्थित होता है, यानी पार्टिकल से एक दूसरे के पाई मेसोन का इसमें विनिमय होता है। नाभिकीय बल में विनिमय गुणधर्म उपस्थित होने का मतलब उसको अपन पढ़ेंगे अभी। नाभिकीय बल का जो पाई मेसोन सिद्धांत है उसमें अपन पढ़ेंगे कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच पाई मेसोन का विनिमय होता है तब जाकर के नाभिकीय फोर्स अपना लगता है, यानी नाभिकीय फोर्स उत्पन्न होने का कारण पाई मेसोन का विनिमय है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच यानी न्यूक्लियनों के मध्य पाई मेसोन के विनिमय के कारण ही नाभिकीय बल उत्पन्न होता है। तो ये विनिमय गुणधर्म इसमें उपस्थित होता है। क्या होता है ये पाई मेसोन, कैसे विनिमय होता है, अभी थोड़ी देर में जानेंगे। तो इसलिए ये चीज आप ध्यान रख लो कि विनिमय गुणधर्म उपस्थित होता है। विनिमय गुणधर्म का मतलब है कि न्यूक्लियनों में पाई मेसोन का विनिमय हो रहा होता है, तो उसे कहते हैं अपन विनिमय गुणधर्म। और मैंने आपको बताया कि ये न्यूक्लियनों के प्रचक्रण पर भी निर्भर करता है। नाभिकीय बल न्यूक्लियनों के प्रचक्रण पर निर्भर करता है। तो ये सारी चीजें हो गई, ये अपनी हो गई और नाभिकीय बल की प्रॉपर्टीज। चलेगा, अब इनको एक एक करके और सही रूप में इनको लिख लेते हैं। अभी समझ लिया सब चीजों को, अब लिखना है तो फटाफट तरीके से अपन लिख लेंगे इनको। नाभिकीय बलों के गुणधर्म। पहली बात, ये आकर्षण प्रकृति के बल होता है, आकर्षण प्रकृति का बल होता है। नाभिकीय बलों की प्रास लघु प्रास होती है, लघु प्रास 10⁻⁻15 मीटर कोटि की होती है, तो लघु प्रास होती है। तीसरी चीज, ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे प्रबलतम बल, ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे प्रबलतम बल है। चौथी चीज, ये आवेश पर निर्भर नहीं करता है, यह आवेश पर निर्भर नहीं करता है और आवेश पर निर्भर नहीं करता है इसका मतलब है अर्थात यह प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य समान रूप से कार्य करता है, समान रूप से कार्य करता है, समान रूप से क्या करता है, कार्य करता है। प्रोटॉन प्रोटॉन हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, इन सब के मध्य क्या करता है, ये समान रूप से कार्य करता है। पांचवी चीज अपन ने बताया कि इसमें संतृप्तता का गुण पाया जाता है, इसमें संतृप्तता का गुण पाया जाता है। इसमें विनिमय गुणधर्म उपस्थित होता है, या ये इसमें विनिमय गुणधर्म उपस्थित होता है, या विनिमय गुणधर्म पाया जाता है। यह विनिमय गुणधर्म पर आधारित है। यह विनिमय गुणधर्म पर आधारित है। पृष्ठ तनाव का गुण पाया जाता है, ठीक है। और क्या रह गया भाई, पृष्ठ तनाव का गुण पाया जाता है। नाभिक न्यूक्लियनों के संभारिक प्रचक्रण पर निर्भर करता है। नाभिकीय जो बल है ये नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के, ऐसे कर लो, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के संभारिक प्रचक्रण पर निर्भर होता है।
ये नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के संभारिक प्रचक्रण पर निर्भर करता है। नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के संभारिक प्रचक्रण पर निर्भर करता है। और बताओ, एक रह गया, उसे ऊपर लिखें। यहाँ पे मुझे मेरे ख्याल से निकाय नहीं देगा, तो यह बल नाभिक के केंद्र पर अधिक, यह बल केंद्र पर अधिक, या ऐसे लिख लो, नाभिकीय बल केंद्र पर अधिक तथा परिधि पर कम होता है। ये आपके 9 गुणधर्म हो गए भाई, जल्दी से लिख लो। ठीक है, तो विनिमय गुणधर्म पर आधारित है या विनिमय गुणधर्म उपस्थित होता है, ऐसे कर लो इसे। इसमें ये थोड़ा अच्छा लगेगा, विनिमय गुणधर्म उपस्थित है। ठीक है, और ये पाई मेसन वाला सिद्धांत में अभी आपको बता देगा। ठीक है, अब देखते हैं नाभिकीय बलों का पाई मेसन सिद्धांत। ठीक है, चलेगा, होपफुली नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं नाभिकीय बलों का मेसन सिद्धांत, अपन जानते हैं, और ये अपना लास्ट टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, और इसको कवर करते हैं और फिर क्लास का समापन करते हैं। मेरे ख्याल से देखें क्लास कितनी बड़ी हो गई, देखते हैं, फिर देखते हैं। एक घंटा 11 मिनट, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कर ही लेते हैं कंप्लीट, फिर बार बार छोड़ेंगे नहीं। पहली क्लास ही होगी जो आपकी 1 घंटे की हुई होगी, मेरे ख्याल से आपकी 1 घंटे से ऊपर क्लासेस हुई नहीं। 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट ये पहली क्लास है, और ये पहली क्लास मतलब 3 क्लासों की एक तोड़ है। ये मतलब 2-3 क्लासेस लगती मेरे को इन सब में, लेकिन 2-3 दिनों से नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपकी इतनी बड़ी क्लास ली जा रही है। ये मत समझना कि मतलब कोर्स करवाने के लिए कुछ भी, मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे लगता है ये टॉपिक्स ऐसे इतने टफ नहीं है कि आपको एक एक क्लास में समझाऊं। ये 3 टॉपिक्स हैं और बहुत आसान टॉपिक है। मुझे नहीं लगता, हाँ, आप जब थ्योरी आप लिख रहे होंगे, आपके पेजेस भर गए होंगे, तो आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है यार। वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण में थोड़ा बहुत मैथमेटिकल कंसेप्ट है, बाकी निकटतम पहुंच की दूरी कुछ नहीं है, परिभाषाएं याद करनी है, नाभिकीय बल परिभाषा याद करनी है, उसके प्रॉपर्टीज परिभाषाएं, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो है, याद करना है। और अभी जो नाभिकीय बलों का जो मेसन सिद्धांत है वो अपन पढ़ने वाले हैं, तो वो देख लेते हैं। अब देखो नाभिकीय बलों का जो मेसन सिद्धांत है वो क्या होता है। देखो मैंने क्या बताया, अभी आपको बताया कि विनिमय गुणधर्म उपस्थित होता है अपने नाभिक में। तो नाभिक में जो न्यूक्लियनों के मध्य पाई मेसन का विनिमय होता है, और उसे ही कहते हैं अपन जिसके कारण नाभिकीय बल उत्पन्न होता है, और उसे अपन कहते हैं नाभिकीय बलों का पाई मेसन सिद्धांत, या उसे मेसन सिद्धांत कहते हैं। इसे नाभिकीय बलों का मेसन सिद्धांत कहते हैं। नाभिकीय बलों का मेसन सिद्धांत का मतलब ये है कि अपने न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स के मध्य पाई मेसन का विनिमय हो रहा होता है, तब जाकर के नाभिकीय बल लगता है। न्यूक्लियनों के मध्य पाई मेसन के विनिमय के कारण, न्यूक्लियनों के मध्य पाई मेसन के विनिमय के कारण नाभिकीय बल उत्पन्न होता है, और इसे नाभिकीय बलों का मेसन सिद्धांत कहते हैं। और नाभिकीय बलों के मेसन सिद्धांत पर 4 अभिक्रियाएं आधारित है। मेसन सिद्धांत पर आधारित 4 अभिक्रियाएं हैं, वो अभिक्रियाएं अपन जानते हैं, फिर क्लास को समापन करेंगे। तो मैंने क्या बताया, न्यूक्लियनों के मध्य लिख लो। क्या बताऊंगा इसमें, बताऊं मैं समझाने के लिए क्या बताऊंगा। कोई भी न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स के मध्य पाई मेसन का विनिमय हो रहा है, और उसे अपन क्या कहते हैं, नाभिकीय बलों का मेसन सिद्धांत कहते हैं। चलेगा, तो नाभिक में उपस्थित
न्यूक्लियनों के मध्य पाई मेसोन का विनिमय होता है। नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के मध्य पाई मेसोन का क्या होता है? विनिमय होता है, जिसके कारण नाभिकीय बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण नाभिकीय बल उत्पन्न होता है। इसे ही नाभिकीय बलों का मेसोन सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, कोई भी अपना ये दो न्यूक्लियंस ले लीजिएगा, मान लो कोई भी दो न्यूक्लियंस है, उनके मध्य पाई मेसोन का विनिमय हो रहा है। ठीक है, और ये अपने कोई भी न्यूक्लियंस है, तो इस प्रकार से ये होता है। ठीक है, चलेगा। अब यहां तक कंप्लीट है। नाभिकीय बलों का मेसोन सिद्धांत क्या हुआ? न्यूक्लियंस के मध्य इस प्रकार से न्यूक्लियंस पाई मेसोन इधर जा रहा है, पाई मेसोन इधर जा रहा है, इस प्रकार से इनमें क्या हो रहा होता है? विनिमय हो रहा होता है। अब इसमें 4 अभिक्रियाएं हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियनों के मध्य पाई मेसोन का विनिमय जो है 4 अभिक्रियाओं द्वारा होता है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी में है भाई, है ना? वो मैंने टॉपिक हटा दिया। निम्न 4 अभिक्रियाओं द्वारा समझाया जा सकता है। 4 अभिक्रियाएं ये हैं, मैं अलग पेन से लिख देता हूँ इनको। जैसे मान के चलो अपन प्रोटॉन की प्रोटॉन के साथ अभिक्रिया करा दें, प्रोटॉन की न्यूट्रॉन के साथ अभिक्रिया करा दें, या फिर प्रोटॉन की ये ऐसे कर लो थोड़ा सही रूप में, न्यूट्रॉन के प्रोटॉन के साथ करा दूं, प्रोटॉन की न्यूट्रॉन के साथ करा दूं, प्रोटॉन के प्रोटॉन के साथ करा दूं, और न्यूट्रॉन की न्यूट्रॉन के साथ करा दूं। एक सही वे में अपन लिख लेते हैं इनको। अब देखो होगा क्या। पाई मेसोन का विनिमय क्या होता है, ध्यान से सुन लेना। अभिक्रियाओं को रटना मत, रटोगे मारे जाओगे। रटना नहीं है, किसी भी चीज को रटना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रटना है। रटोगे तो सुनना ध्यान से। यहाँ पे अपनी 4 अभिक्रियाएं हैं, 4 रिएक्शन है, इनको देखते हैं। अब इनमें यह है कि कैसे अपन पाई मेसोन का विनिमय करें और प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में तब्दील करें या न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में तब्दील करें, वगैरह वगैरह वो वाला। मेरे को एक बात बताओ, मेरे को मान के चलो मेरे को न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में तब्दील करना, ठीक है, या फिर ये बताओ मेरे को ये जो प्रोटॉन है वो कैसे मिलकर के बना होगा। तो मेरे को एक बात बताओ, ये न्यूट्रॉन तो ऐसे के ऐसे प्लस में, ये प्रोटॉन अगर मैं न्यूट्रॉन में पाई प्लस मेसोन का विनिमय कर दूं, यानी पॉजिटिव वाला मेसोन पार्टिकल जोड़ दूं, तो ये प्रोटॉन मिलकर के बना होगा। ये प्रोटॉन मिलकर के बना होगा, तो प्रोटॉन को अपन ने न्यूट्रॉन के रूप में तोड़ दिया। ठीक इसी प्रकार से मान के चलो ये न्यूट्रॉन में अपन देखना चाहें कि न्यूट्रॉन को प्रोटॉन के रूप में बनाएं, तो प्रोटॉन तो है ही, और प्लस में अगर मैं प्रोटॉन के रूप में न्यूट्रॉन को चाहूं तो पाई माइनस मेसोन का विनिमय करा दूं, पॉजिटिव चार्ज होगा। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में नेगेटिव करेंगे तो ऑफिशियली अपना जो चार्ज होगा वो उदासीन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये न्यूट्रॉन को तब्दील करेगा। इस न्यूट्रॉन को अपन ने इस प्रकार से कर दिया, यहाँ पे इस प्रोटॉन को अपन ने इस प्रकार से लिख दिया। इसको रिवर्स में भी अपन लिख सकते हैं। रिवर्स में लिखने का मेरा आज से ये है कि इसको मैं इधर भी लिख सकता हूँ, एन प्लस में पाई प्लस, और प्लस में मैंने न्यूट्रॉन लिख दिया, या फिर p प्लस पाई माइनस इधर लिख दिया, और प्लस में मैंने प्रोटॉन लिख दिया, और इन सब को अपन ने क्या कर दिया,
उल्टा लिख दिया। उल्टा लिखने का मतलब ये प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन हो गया। इसमें ऐसा नहीं करना है कि पहले न्यूट्रॉन ले पहले प्रोटॉन ले, ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप पहले कौन सा लें, कोई सा भी आप पहले ले लीजिएगा, एक को उठा लीजिएगा। प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में तब्दील किया, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में तब्दील किया, दोनों रिएक्शन ये आ गई। ठीक है, दोनों रिएक्शन ये हो गई। अब तीसरी रिएक्शन देखते हैं, प्रोटॉन का प्रोटॉन के साथ देख रहे हैं पाई मेसोन का। मेरे को एक बात बताओ, प्रोटॉन को मैं किस में तब्दील करूं? यहाँ पे तो सर प्रोटॉन ही है, तो प्रोटॉन को प्रोटॉन में तब्दील करूंगा। मतलब अगर मैं कोई चार्ज नहीं जोड़ता हूं, मतलब पाई जीरो, मतलब पाई मेसोन में मैं ओनली पाई जीरो चार्ज यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, प्रोटॉन में पाई जीरो चार्ज ऐड कर रहा हूँ, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अपन जीरो चार्ज को ऐड कर रहे हैं। तो जीरो चार्ज को ऐड कर रहे हैं तो डायरेक्ट ये हो गया। इसी प्रकार से अगर अपन न्यूट्रॉन के लिए देखें, इस न्यूट्रॉन के लिए मैं देखूं, पाई मेसोन का विनिमय करूं, तो न्यूट्रॉन प्लस में पाई जीरो, ठीक है, और प्लस में ये न्यूट्रॉन हो गया। मैंने क्या किया, यहाँ पे पाई मेसोन का विनिमय किया, पाई मेसोन का यहाँ पे विनिमय किया। पाई मेसोन के विनिमय में अपन ने प्रोटॉन को तोड़ा, एक बार न्यूट्रॉन को तोड़ा। प्रोटॉन में मैंने प्रोटॉन को प्रोटॉन में ही कन्वर्ट करना चाहा। जब प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट किया तो उस वक्त मैंने यूज में लिया पाई माइनस मेसोन। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था, अपन को उदासीन बनाना है, तो नेगेटिव चार्ज तो उदासीन बन जाएगा। न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में मेरे को कन्वर्ट करना था, न्यूट्रॉन को मेरे को प्रोटॉन में कन्वर्ट करना था, तो उस वक्त मैंने पाई प्लस मेसोन चार्ज का और उपयोग किया। क्यों? क्योंकि पाई प्लस न्यूट्रॉन पहले से उदासीन है, अपन को पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट करना है, तो पाई प्लस मेसोन का जैसे विनिमय किया हो गया। प्रोटॉन प्रोटॉन मतलब मैं चाह रहा हूं प्रोटॉन को प्रोटॉन ही रहने दिया जाए, मैं चाह रहा हूं प्रोटॉन को प्रोटॉन ही रहने दिया जाए। पाई जीरो का मैंने विनिमय कर दिया, न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन ही रहने दिया जाए, पाई जीरो मेसोन का मैंने विनिमय कर दिया। और अब देखना आगे, और अब देखना क्या करेंगे अपन यहाँ पे, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, P प्लस में P प्लस पाई जीरो, और ये N प्लस में N प्लस पाई जीरो, ठीक है, और ये वही हो गया। इसमें तो भाई बदलने वाला कुछ है नहीं, P प्लस P और N प्लस N। तो ये हो गई अपनी इक्वेशंस। एक बार देख लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अपन क्लास का समापन करें। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा, अपनी फिजिक्स को दमदार बढ़ाने का प्रयास करते रहेगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।